नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। रुक करते हैं खबरों का, जहां भाजपा पूरे देश में 2 सितंबर से सदस्यता अभियान चला रही है, जिसको तहत गुरुवार को हरिद्वार पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने शिवालिका नगर स्थित वार्ड में जाकर सदस्यता अभियान को गति दी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कानून को कैबिनेट में पास कर दिया है। जो लोग इसका विरोध करते हैं उन लोगों का कोई विजन नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन की सराहना की जा रही है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान को लेकर भी सवाल उठाए हैं। विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है और केवल विकास पे प्रभाव नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों पर वो प्रभावित करता है। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव हो तो मुझे लगता है कि सभी को जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की जो समिति है उसने अपनी अनुशंसा दी है। कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है भारत सरकार में। मुझे लगता है कि उसमें पूरे देश में लोगों को रुचि है, लोग उसको चाहते हैं। ज़रूर कुछ लोग जो विरोध के लिए विरोध करने की कोशिश करते हैं, उनका न तो कोई विज़न है और न उनका कोई मिशन है। वहीं राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। भाजपा कांग्रेस पर लगातार राष्ट्र विरोधी पार्टी होने की बात करती आई है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले से कांग्रेस में राष्ट्रवाद है। कांग्रेस ने देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन किया, देश के राष्ट्रवाद को बचाने के लिए आंदोलन किया। उन्होंने 50 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। वो कांग्रेस को क्या राष्ट्रवाद सिखाएंगे, और कांग्रेस को इनसे राष्ट्रवाद सीखने की कोई जरूरत नहीं है। जब इनका जन्म नहीं हुआ था, हम तब से इस देश के लिए आंदोलन कर, देश की आजादी का आंदोलन कर रहे हैं, देश के राष्ट्रवाद को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये तो जुमा जुमा कल की पार्टी ये हमको राष्ट्रवाद बताएगी। जिन लोगों ने 50 साल तक अपने कार्यालय में, आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लहराया, उनसे हमें राष्ट्रवाद की शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। वो छद्म राष्ट्रवाद अपने पर रखें। ठग लोग हैं, छलने वाले लोग हैं, कपटी लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। ऐसे लोगों से हमको राष्ट्रवाद सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुक्रवार को 5वें राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों का आगाज हुआ। सांसद अजय भट्ट ने खेलों का शुभारंभ किया। इस दौरान सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस मौके पर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रही है। आज खेलों में करियर की अपार संभावना है। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में भी प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। बहुत उत्साहित करने वाला वातावरण है। हमारे खिलाड़ियों में भारी जोश है और ये जो 5वां राज्य स्तरीय ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मैं बधाई देता हूँ यहाँ के सारे खिलाड़ियों को और शुभकामना है कि आगे उत्तरोत्तर वृद्धि होते रहे, जीत दर्ज करें, उत्तराखंड का नाम और भारत माता का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप आगे लाए। देखिए, ये पूरे प्रदेश से, ये प्रदेश का सबसे बड़ा खेल है। राज्य खेल 2024 जो राष्ट्रीय खेल के पहले इसको आयोजित किया जा रहा है उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, जिसमें भरपूर सहयोग जिला प्रशासन उधमसिंह का है। 6000 खिलाड़ी, ऑफिसर सारे यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत वहीं देहरादून में महिला कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। दरअसल प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिला अपराध के खिलाफ महिला कांग्रेस ने यह फैसला लिया है, जहां कांग्रेस भवन में सभी कार्यकर्ता और तमाम वरिष्ठ नेता एकत्रित होकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। वहीं महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि प्रदेश में बेटियों पर लगातार अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। इस प्रदेश की बेटी, देवभूमि की बेटियां आज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज नहीं कर पा रही है, वो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है। इस प्रदेश पर लगातार बेटियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर 2 साल की बच्ची से लेके
60 साल की महिला तक अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रही है, क्योंकि लगातार बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों की क्योंकि भूमिका है, चाहे सड़क के केस में थी, चाहे चंपावत के केस में थी, चाहे हरिद्वार के केस में थी, और सरकार उस पर मौन है। सरकार उनको संरक्षण देने का जो काम कर रही है, हम उसके खिलाफ मुख्यमंत्री आवाज पेश कर रहे हैं। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया और कहा कि देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। भवन बनकर लगभग तैयार हो गया और 15 जनवरी को इसका लोकार्पण किया जाएगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सामुदायिक भवन के बनने से 30,000 की आबादी वाले क्षेत्रीय जनता को अपने तमाम निजी और सामाजिक आयोजनों के लिए सुविधाएं मिलेगी। देखिए, आज गढ़ी कैंट का क्षेत्र, इसका लगा हुआ क्षेत्र जहां लगभग 30,000 से अधिक की आबादी यहां पर रहती है, यहां पर कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान नहीं था। कोई ब्याह शादी अगर इनके फंक्शन होते थे तो उनको शहर की ओर जाना पड़ता है। 2.5 लाख 3 लाख के वेडिंग पॉइंट मिलते हैं। और एक बार मुख्यमंत्री जी को मैं लेकर यहाँ पर आया था तो मैंने घोषणा करवाई थी 10 करोड़ की लागत से एक विशाल सामुदायिक भवन यहां पर बनकर तैयार हो गया है। फिनिशिंग वर्क चल रहा है। 15 जनवरी को इसका लोकार्पण कर हम यहां की जनता को संबोधित करेंगे। और मैं जब अभी विजिट कर रहा था कि यहां पर एक दिन में 2 शादियां भी हो चुकी। ऊपर का जो क्षेत्र है 2 फंक्शन भी यहां पर हो सकते हैं। यहाँ की क्षेत्र की जनता के लिए ये एक वरदान साबित होगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री ने हिमालयन ऑर्गेनिक रेमी के लिए अल्मोड़ा में पायलट प्रोजेक्ट बनाने की बात कही है। अल्मोड़ा स्थित आवास पर मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की। मंत्री ने कहा कि हिमालयन जैविक रेमी से फाइबर निकालने, उसकी कताई, बुनने और बाजार में भेजने का काम किया जाएगा। आगे उन्होंने जानकारी साझा करते हुए कहा कि ये खेती ऊंचाई वाले क्षेत्रों में की जाती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने घर में हिमालयन ऑर्गेनिक रेमी का उत्पादन किया। उन्होंने उत्तराखंड के किसानों को रेमी की खाद के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही। साथ ही इससे होने वाले फायदे के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक फाइबर देने वाले इस पौधे का उपयोग मजबूत और टिकाऊ फाइबर यानी रेशेदार कपड़े बनाने में यूज किया जाता है। बहुत सारे नेचुरल फाइबर पर काम कर रहा हूँ। इसमें हमने एक हिमालयन ऑर्गेनिक रेमी, जो कि खुद मेरे घर के अंदर ही मैंने घर के खेतों पे ही इसको लगाया है और काफी टाइम से मैं इस पे रिसर्च भी कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ। मेरे कुछ साइंटिस्ट मित्र हैं, उन लोगों के सहयोग से भी हमने इसको काम किया है। ये रेमी का रेशा है। ये रेशे को हम, इसके अंदर फाइबर है। इस फाइबर पे, इस खेती पर भी बहुत सारी जगह खेती करते हैं लोग, नॉर्थ ईस्ट में भी खेती करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष मॉनिटरिंग गुरुवार को टिहरी गढ़वाल जिले में 1 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम पर पहुंचे, जहां उन्होंने नई टिहरी के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि मानवाधिकार आयोग ग्राउंड जीरो पर काम कर रहा है ताकि सभी को इसकी जानकारी हो। उन्होंने स्कूल में बच्चों को मानव अधिकार से जुड़ी बुनियादी जानकारी देने की बात कही। इसके साथ संयुक्त कार्यशालाओं का आयोजन कर उन्हें और अधिक विस्तार से प्रसारित करने पर जोर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को शिकायतों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मानव अधिकारों का उल्लंघन न हो और इसे गंभीरता से लिया जाए। अभी मेरा टिहरी का जो दौरा रहा और जितना मेरी अधिकारियों से वार्ता हुई, तो मैं काफी संतुष्ट हूँ कि टिहरी में सब चीजें लगभग ठीक चल रही हैं। आज भी मेरी चेकिंग रहेगी। मुख्य रूप से जो चीजें प्रशासन को हमने अवगत करवाई वो ये है कि एक यहाँ पे बच्चों के लिए कोई आश्रम होना जरूरी है और एक वृद्धाश्रम होना जरूरी है। और जैसा कि प्रशासन में एडीएम साहब ने मुझे बताया कि दोनों प्रोसेस में हैं और जो बाल आश्रम है वो तो जल्दी हमें मिल जाएगा। उसके बाद वृद्धाश्रम जो है वो प्रोसेस में है, उसको कोशिश करके थोड़ा तेजी लाई जाएगी, तो वो जल्दी यहाँ हो जाएगा। आगामी त्योहारिक सीजन और बरसाती सीजन को लेकर अल्मोड़ा एसएसपी देवेंद्र
पिंचा ने पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने बरसाती सीजन में सभी स्थानों और चौकियों में पुलिस के काम की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही आगामी दशहरा और दीपावली सहित अन्य प्रमुख त्योहारों में लॉ एंड ऑर्डर संभालने और महिला अपराध पर भी के लिए भी पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, आज का जो मेन जो मीटिंग उद्देश्य था कि पिछले महीने में जो क्राइम से जो आपदा वाली जो सिचुएशन है उसमें हम लोगों ने कैसे हैंडल किया और आगे आने वाले महीने में हमें क्या करना उसके ऊपर डिस्कस किया गया। स्पेशली जो त्योहारी सीजन अब निकट भविष्य में अब निकट जो नेक्स्ट मंथ में दीपावली से दशहरा दीपावली और कई भी त्यौहार आने हैं, तो उसको लेके हमें कैसे अपना मैनेजमेंट रखना है, भीड़ भाड़ से कैसे बचना करना है। दूसरा, जो क्राइम आज के डेट में जो महिला संबंधी कुछ क्राइम वगैरह हो रहे हैं उसमें कितने सेंसिटाइज होकर हमें काम करना है, उसमें कहीं कोई त्वरित इस विषय में आज काफ़ी डिस्कस किया गया। साथ साथ में अल्मोड़ा में जो ट्रैफिक व्यवस्था में हम कैसे सुधार कर सकते हैं उसके ऊपर भी इसके क्राइम मीटिंग होनी चाहिए। वहीं देहरादून के आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत कमर्शियल वाहनों का टैक्स कई सालों से जमा नहीं किया जा रहा। वहीं इन वाहनों पर अब तक 62 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। ज्यादातर वाहन ऐसे हैं जो सड़क पर नहीं चल रहे। वहीं दूसरी ओर पंजीकरण रद्द नहीं करवाने की वजह से वाहन मालिक पर हर महीने टैक्स बढ़ रहा है। अब ऐसे में परिवहन विभाग ने संज्ञान लेकर वाहन मालिकों को पंजीकरण रद्द करवाने के लिए नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। साथ ही जिनकी कमर्शियल वाहनों पर टैक्स बकाया चल रहे हैं उनको टैक्स पेनल्टी में छूट दी गई है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध, जो वाहन स्वामी हैं जो टैक्स नहीं जमा कर पाए हैं वो अपना टैक्स टाइम पे जमा कर दें, क्योंकि टाइम पे अगर टैक्स आप जमा नहीं करते हैं तो उसमें पेनाल्टी भी लगती है और धीरे धीरे पेनाल्टी की जो राशि है वो भी काफी बड़ी राशि हो जाती है और जिसका पेमेंट करने में उनको कई बार बहुत परेशानी भी होती है गाड़ी के मालिकों को। तो आप आइए, आरटीओ ऑफिस जो देहरादून का हमारा है, पूरा परिवहन विभाग हमारा है, ऐसे लोग जो टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं उनकी पूरी मदद करने को तैयार हैं, वो आए और टैक्स जमा करें। अगर वो टैक्स जमा नहीं करवाते हैं तो वहीं टिहरी जनपद की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल पुलिस ने भुवनेश्वरी देवी के मंदिर में हुई चोरी की घटना के बाद थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस और एसओजी की टीम ने टार्जन गैंग का मुख्य सरगना को दबोचने के लिए अभियान चलाया था। वहीं पुलिस ने इनामी अपराधी युवक को एक अवैध तमंचा और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। जहां एसपी ने कहा कि आरोपी पर चोरी की घटनाओं के 13 मुकदमे विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं। साथ ही पुलिस और एसओजी ने टीम को 5000 रुपए का पुरस्कार भी घोषणा की गई। खुलासे के लिए पता रसी, सुराग रसी और एसओजी की टीम के माध्यम से पता चला कि इसमें एक विशाल नाम का जो पूर्व में भी टार्जन गैंग का सरगना रहा है, उसमें भी हमारा वांटेड था। तो हमारी टीम के द्वारा 18 तारीख को उसे अरेस्ट किया गया है और उसके पास से पता चला 3 चोरियां घनसाली की और 1 चंबा की और 1 अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में भी ज्वेलरी की शॉप में उन्होंने चोरी की थी, उसका भी उसने कबूल किया है। यह एक बहुत ही शातिर गैंग, टार्जन गैंग का सरगना है और इसके पास से 8 चांदी के छत्र और 5,500 रुपए कैश और इसके अतिरिक्त घरेलू सामान और घटना में जो कुछ जो बर्तन भी उसे बरामद हुए हैं और 1 मोबाइल चोरी हुआ वो भी बरामद हुआ है। इसके पास एक तमंचा भी बरामद हुआ, उसमें भी आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की गई है। वहीं पौड़ी जिले के सद्दलखार क्षेत्र में जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया, जहां पटोला गांव में ग्राम प्रधान धीरेन्द्र सिंह पर एक युवक ने हथौड़ी से हमला कर दिया। हमले में ग्राम प्रधान के सर और पैर पर चोट आई है। वहीं ग्राम प्रधान की शिकायत पर तहसीलदार ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। ग्रामीणों ने गंभीर रूप से घायल ग्राम प्रधान को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। ग्राम पलोटा से, और जो ये सुधीर सिंह नाम का व्यक्ति है ये मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रहा है, यहाँ तक कि हर गांव वालों के साथ में ऐसे कर रहे हैं और इससे पहले भी 2-3 बार मेरे भाई के साथ और मेरे साथ इसने मारपीट की। मुझे जो है पटवारी द्वारा सूचना मिली है कि पलोटा में प्रधान जी के साथ जो है क्या उनका नाम धीरेन्द्र सिंह के साथ जो है उनके गाँव के एक जो है कि सुधीर सिंह ने जो है मारपीट की है, हथौड़े से मारपीट की है। उनके हाथ, पैर और सर में चोटें लगी हैं और पटवारी जी द्वारा जो है मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने हर गांव को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, जहां विकास खंड पाबो का चौड़
तलखा गांव 30 सालों से सड़क निर्माण की मांग लगातार करता आ रहा है। वहीं किसी भी जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन ने उसकी सुध नहीं ली है। जहां ग्रामीणों ने बीते दिनों संपन्न हुए लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया था। वहीं ग्रामीण महिला ने कहा कि सड़क निर्माण न होने से उनके बच्चों को 5 किलोमीटर दूर पैदल ही तय करना पड़ रहा है। इस दौरान जंगली जानवरों का खतरा भी लगातार बना रहता है। और आप देख रहे होंगे जैसे बुजुर्ग हैं, इनको बड़ा आने में बड़ी दिक्कत है। और हमारा एक गांव है जो 200 मीटर नीचे है, इसमें हमें जब कोई बीमार होता है तो बड़ी दिक्कत होती है लाने में। और हमने विधायक जी से भी बोला था, 2-3 बार हम पौड़ी चले गए, केवल हमें आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है। तो जो ये रोड की है, रोड की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। और हम लोग लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया, क्योंकि हमारी रोड लिंक नहीं हुई है, पक्की भी नहीं हुई। 30 साल पुरानी रोड है ये। हम इस समय जो ये होगा, क्या नाम कहते हैं, पंचायत राज चुनाव, इसका जिला पंचायत से लेके, क्षेत्र पंचायत से लेके, प्रधान से लेके, इसका पूरा बहिष्कार होगा। चमोली जिले में जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने महिला बेस अस्पताल शिमली का स्थलीय निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अस्पताल के बेसिक स्वास्थ्य सेवाओं को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने स्टाफ की जानकारी लेते हुए चिकित्सा अधिकारी को चिकित्सकों की तैनाती और रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विधायक सहित जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल की विभिन्न समस्याओं के बारे में बताते हुए जनहित में समस्याओं का त्वरित समाधान करने की बात कही। व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए किस तरह के द्वारा दिए? देखिए, जो यहाँ पे 2 तरह की मांगे हैं। कुछ मांगे ऐसी हैं जो शासन स्तर से निस्तारण होना है जिनका, तो मैंने सीएमओ को निर्देशित किया है कि जो इस तरह की मांगे हैं उनका एक ब्यौरा बना लें और पत्र तैयार कर लें, ताकि सचिव स्तर से रिक्वेस्ट की जाए कि उन मांगों को पूरा करने के लिए। उसके अतिरिक्त कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो जिला स्तर से जिनका निस्तारण होना है। श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की घोषणा हो गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी एससी साती ने बताया कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में 1 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। इससे पहले 23 और 24 सितंबर को प्रत्याशियों को अपना नामांकन जमा कराना होगा। वहीं 26 सितंबर को प्रत्याशियों के नामांकन वापसी के साथ चुनाव में भाग ले रहे प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी की जाएगी। वहीं मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि लिंग 2 के नियम के अनुसार ही चुनाव कराए जाएंगे। 25 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी चुनाव समिति द्वारा। 26 तारीख को 11 बजे से 1 बजे के बीच नामांकन जो छात्र अपना नाम वापस लेना चाहते हैं उनका होगा। और उसी दिन जो आपके वैध पाए जाएंगे प्रत्याशी, उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी 26 तारीख को 4:30 बजे। और 1 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से 2 बजे तक चुनाव प्रक्रिया कराई जाएगी, मतदान कराया जाएगा। और उसी दिन मतगणना भी होगी 2 बजे से, और 2 बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी। और जैसे ही चुनाव परिणाम पूर्ण होते हैं तो परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी चुनाव मतगणना के बाद। रुद्रपुर में वाहन चेकिंग के दौरान आदर्श कॉलोनी चौकी प्रभारी संदीप पिखलवाल ने एक सिख युवक से अभद्रता की। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होते ही बवाल मच गया। व्यापारियों और सिख समाज के लोगों ने पुलिस चौकी के बाहर धरना देकर आरोपी दरोगा को सस्पेंड करने की मांग की। इधर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने आदर्श कॉलोनी चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया और पूरे मामले में विभागीय जांच के निर्देश दिए। रुद्रपुर शहर में जब से वो आए वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। इससे पहले वो खटीमा में थे, उससे पहले वो बाजपुर में थे, गुंडागर्दी करते थे। वहाँ इतने जागरूक लोग नहीं थे जितने जागरूक और रुद्रपुर शहर के अंदर हैं। आज इन्होंने रात को बदतमीजी करे हमारे सिख समाज के भाई के साथ। इन्होंने क्या क्या काम करा आप सब लोगों ने वीडियो जो वायरल है उसने देखा। इनके खिलाफ आज हम सब लोग आए हैं। हमारा कहना है, हमने जो अभी लाइन हाजिर, अभी पता चला कि एसएसपी साहब ने इनको लाइन हाजिर करा है, हमें लाइन हाजिर नहीं चाहिए। देखिए, कल रात को बाजार चौकी आदर्श कॉलोनी रुद्रपुर उधम सिंह नगर के जो चौकी प्रभारी हैं सब इंस्पेक्टर संदीप जी, तो उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी कि वो एक नौजवान युवक के साथ जिस तरह से उनको उनके कॉलर पकड़ के उनको हाथ पकड़ के गिरा रहे थे और मारपीट कर रहे थे। तो इस चीज का वीडियो वायरल होते ही। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे TV24 के साथ। नमस्कार।